नेक्स्ट राइडिंग हमारे पास है ग्लिनाइड। ग्लिनाइड का पूरा नाम है मैग्लीटिनाइड, ठीक है, मैग्लीटिनाइड। अब ये जो हमारे पास ड्रग है, हम इस पहले इसको समझते हैं कि क्लास ग्लिनाइड जो है इस लफ्ज़ को तोड़ते हैं। ग्ली का लफ्ज़ जो लिया जाता है अमूमन वो होता है शुगर और ग्लूकोज के लिए, यानी कि ग्लूकोज, और अगर हम बेसिकली ग्लाइसेमिक की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए ग्ली का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नाइट हमारे पास जो लिखा हुआ है, नाइट का मतलब क्या है, यानी कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर, इस क्लास में जो ड्रग्स हैं वो शुगर से रिलेट करी है, यानी कि शुगर को ही ट्रीट करी है ना, और क्या करी है, उनका जो स्ट्रक्चर है केमिकल, उसमें क्या है, अमाइनो एसिड हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई नाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ग्लिनाइड दोनों को मिला दिया गया, और इस क्लास में जो भी ड्रग आप पढ़ेंगे वो उन ड्रग की सारी की क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि बॉडी में काम करने का दौरानिया जो होगा कम होगा, तकरीबन 2 घंटे, ठीक है। इस तरीके से बहुत कम दौरानिया होगा। बेसिकली इस क्लास में जो ड्रग हम पढ़ते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो सारे प्रांडियल ग्लूकोज रेगुलेटर होते हैं, यानी कि खाने के बाद की जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसलिए कम वक्त के लिए काम करते हैं, ताकि फ़ौरन जो खाने के बाद एकदम से शुगर हाई होती है तो उसको फ़ौरन से ट्रीट करें, सेल्स में भेजें और फिर ये बॉडी से निकल जाएं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस क्लास ऑफ एजेंट इंक्लूड रेपिग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड, ऑल्दो दे आर नॉट सल्फेनाइलयूरियाज, दे हैव कॉमन एक्शंस। यहाँ पर दो ड्रग लिखे हुए हैं। ग्लिनाइड के अंदर हमारे पास दो ही ड्रग जो कि हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है रिपाग्लिनाइड और है नेटिग्लिनाइड, ठीक है। तो ये दो ही ड्रग हैं जो कि ग्लिनाइड के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दो ड्रग में क्या फ़र्क है, देखिए रिपाग्लिनाइड जो हमारे पास है ये तकरीबन असर करेगी बॉडी में 30 मिनट के बाद असर करेगी, यानी कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 30 मिनट है, जबकि नेटिग्लिनाइड का ऑनसेट ऑफ एक्शन है 15 से 20 मिनट, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद ये काम करना शुरू करेगी। रिपाग्लिनाइड जो हमारे पास है ज़्यादातर ये निकलेगी बाइल से, यानी कि लीवर के जरिए निकल जाएगा। अगर किसी की किडनी वीक है तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास जो नेटिग्लिनाइड है ये कहाँ से निकलेगी, ज़्यादातर निकलेगी किडनी से, ठीक है। तो अगर किसी की किडनी वीक है तो उसके लिए रिपाग्लिनाइड बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बॉडी में ज़्यादा देख रहे तकरीबन रहती है 4 से 5 घंटे बॉडी में रह सकती है, ठीक है, जबकि ये 2 से 3 आवर, यानी कि 2 से 3 आवर, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ड्रग्स जो बनाई गई इनका मकसद क्या है कि खाने की बाद की शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। सल्फेनालयूरियाज और ग्लिनाइड दोनों से ही हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की लिवर वीक है, किडनी वीक है, तो ये ड्रग की बॉडी में ज़्यादा देर रहेंगी, जो कि क्या कर सकती हैं, जो खून में पड़ी हुई शुगर है, अगर अगर अमाउंट सही भी है खून में पड़ी हुई शुगर का, उसको भी क्या करेंगे, बॉडी के सेल्स के अंदर भेजेंगे, तो इससे भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और सल्फेनालयूरियाज से भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन रिस्क इसमें ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है सल्फेनालयूरियाज में, क्योंकि उसकी तो हम जो ड्रग ले रहे हैं सल्फेनालयूरियाज, उसको तो ऑनसेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ही क्या है, 12 से 24 घंटे, यानी कि 12 से 24 घंटे वो हमारी बॉडी में रह रही है, जबकि ये तो निकल रही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया का, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लिनाइड और सल्फेनालयूरियाज दोनों का जो टारगेट एक ही है। टारगेट क्या है कि पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं, वहीं दोनों का टारगेट बीटा सेल के ऊपर जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, वही टारगेट है दोनों का, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, उनको ब्लॉक करती है दोनों ड्रग, ये भी ब्लॉक करती है वो भी ब्लॉक करती है सल्फेनालयूरियाज। लेकिन फ़र्क क्या है, हमारे पास सल्फेनालयूरियाज जो होती है ये हमारे पास बीटा सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं SUR1, ठीक है, वहाँ जाकर अटैच होती है SUR1 रिसेप्टर पे, जबकि जो ग्लिनाइड है वो उसी रिसेप्टर पे SUR1 रिसेप्टर ही है, लेकिन उसकी साइड अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्लिनाइड को क्या कहते हैं, नॉन सल्फेनालयूरिया बाइंडिंग ड्रग भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं नॉन सल्फेनालयूरिया बाइंडिंग ड्रग, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वहाँ बाइंड हो रही है जहाँ सल्फेनालयूरियाज बाइंड होता है, बल्कि साइड अलग है, ठीक है, सेम वही जगह नहीं है, ठीक है, काम एक ही करिए दोनों, लेकिन वहाँ बाइंड हो रही है जहाँ पर सल्फेनालयूरियाज बाइंड नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं नॉन सल्फेनालयूरियाज बाइंडिंग ड्रग। क्योंकि देखें SUR1 एक रिसेप्टर है, उसकी एक साइड पे क्या बाइंड होगी सल्फेनालयूरियाज, और एक साइड पे क्या बाइंड हो रही है ग्लिनाइड, दोनों का अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगह बाइंड होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, लाइक द सल्फेनालयूरियाज देयर एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। वही बात लिखी हुई है कि सल्फेनालयूरियाज की तरह इन ड्रग के लिए भी ये जो ड्रग दी जा रही है, ज़रूरी क्या है इनके लिए, ज़रूरी है कि पर्सन का जो बीटा सेल है, यानी कि जो पेनक्रियास है वो फंक्शनिंग, उसमें जो बीटा सेल है वो काम कर रहे हैं, यानी कि वो इंसुलिन निकाल रहे हो, हल्की फुल्की ही सही लेकिन निकाल रहे हो, तभी तो वो जाके पुश करेगा और ज़्यादा इंसुलिन निकलवाएगा। अगर वो जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हो, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ग्लिनाइड नहीं देंगे, ग्लिनाइड भी नहीं देंगे और सल्फेनालयूरियाज भी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये उसमें देंगे जिसमें पर्सन की हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही है बीटा सेल से, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है, they bind to a distant site on the sulfonylurea receptor of ATP sensitive potassium channels, thereby initiating a series of reactions culminating in the release of insulin.
अच्छा, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था दोनों का, सल्फेनाइल यूरियाज और ग्लिनाइट का, दोनों का जो काम है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है हाउ एवर इन कंट्रास्ट टू द सल्फेनाइल यूरियाज द ग्लिनाइट हैव अ रैपिड ऑनसेट एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। वही बात लिखी हुई है कि सल्फेनाइल यूरियाज से कंपेरिजन करें तो हमारे पास ग्लिनाइट जो है काम एक ही तरीके से करेंगे, लेकिन बॉडी से जल्दी निकलेंगी और जल्दी काम शुरू करेंगी। रैपिड ऑनसेट यानी कि जल्दी काम शुरू करेंगी, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि बॉडी में कम देर के लिए रहेंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और बॉडी से जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। They are particularly effective in the early release of the insulin that occur after a meal and are characterized as postprandial glucose regulator। ये बात अभी हमने कर चुके हैं। Combined therapy of these agents with metformin or the glitazones has been shown to be better than monotherapy with either agent in improving glycemic control। पहले तो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मोनोथेरेपी। मोनोथेरेपी का मतलब होता है यानी कि एक ही दवाई से इलाज करना, ठीक है। तो कंबाइन थेरेपी का मतलब क्या है, यानी कि बहुत सारी दवाइयों को, यानी कि दो दवाइयों को या फिर दो से ज़्यादा दवाइयों को मिला के इलाज करना, उसको हम कहते हैं कंबाइन थेरेपी। तो मोनोथेरेपी हमारे पास बेटर नहीं है, बल्कि क्या है, कंबाइन थेरेपी बेटर है। इसमें क्या होता है, हम ड्रग्स को मिला के इलाज करते हैं, यानी कि हम काफ़ी सारी ड्रग देंगे, लेकिन ड्रग सारी क्या करेंगी, जो खून में शुगर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन अलग अलग रास्तों से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेट्फॉर्मिन को मिला दिया गया, मेट्फॉर्मिन भी दे रहे हैं, ग्लिटाजोन भी दे रहे हैं और ग्लिनाइट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीकों से काम करेगी। ग्लिनाइट क्या करेगी, पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करेगी कि वो इंसुलिन निकाले। मेट्फॉर्मिन क्या करेगी, लीवर को जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकालता है उसको स्लो डाउन कर देगी, तो खून में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये लीवर नहीं निकाल रहा होगा, लीवर के निकालने को बहुत ही कम कर देगी, बहुत ही स्लो कर देगी। ग्लिटाजोन क्या करती है, हमारे पास ये ड्रग जो होती हैं, ये बेसिकली बॉडी के सेल्स में जो रुकावट आ चुकी है, डायबिटीज़ में ऐसा होता है ना कि बॉडी के साथ रेजिस्ट हो चुके हैं, वो इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे, वो इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे, तो ग्लूकोज को भी अंदर अपने अंदर नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सेल को एनर्जी नहीं मिलती, तो ग्लिटाजोन सेल के बाहर जो रुकावट रेजिस्टेंट उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो तीन अलग अलग ड्रग मिली, काम सब क्या करिए, खून में ग्लूकोज को कंट्रोल करिए, लेकिन अलग अलग रास्तों से, ठीक है। तो कंबाइन थेरेपी इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है। अच्छा, इन कंबाइन थेरेपी में एक फ़ायदा ये भी होता है कि साइड इफेक्ट जो होते हैं कम होते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल हमने इन तीनों ड्रग को कंबाइन करके दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या देंगे, स्मॉल डोज देंगे, इसकी भी स्मॉल डोज, इसकी भी स्मॉल डोज, इसकी भी स्मॉल डोज। तो हर ड्रग की स्मॉल स्मॉल डोज होगी, जो साइड इफेक्ट का जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। आगे लिखा हुआ इसके बाद कि ग्लिनाइट शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनाइल यूरियाज ड्यू टू ओवरलैपिंग मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लिनाइट और सल्फोनाइल यूरिया दोनों काम तो एक ही कर रही है, ठीक है, लेकिन काम जहाँ एक्ट कर रही है बॉडी में, बस वो जगह थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि बीटा सेल पे दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन रिसेप्टर पे एक ही रिसेप्टर है, लेकिन रिसेप्टर की जो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट पे ग्लिनाइट काम करी और रिसेप्टर के दूसरे पॉइंट पे कौन काम करी, सल्फोनाइल यूरियाज काम करी। तो दोनों जगह एक साथ दिए जाएंगे, तो इसको इस तरीके से समझे कि फॉर एग्जाम्पल एक ही चेयर है, कुर्सी, ठीक है, उस पर बहुत सारे लोग हमला करने की कोशिश करें तो आखिरकार वो कुर्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टूटना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रिसेप्टर टूटेगा नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिसेप्टर है, ठीक है, और ये बीटा सेल है, ठीक है। इस पर रिसेप्टर SUR1 रिसेप्टर सल्फोनाइल यूरियाज आके लग गए, ठीक है। अब यहाँ पर लग गए सल्फोनाइल यूरियाज, रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। अब ग्लिनाइट भी आ गई, ठीक है, ग्लिनाइट भी आई, लेकिन रिसेप्टर पहले से ही ऑक्यूपाई है, तो हमारे पास ग्लिनाइट के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो ग्लिनाइट क्या होगी, बॉडी में ऐसी फ्री घूमती रहेगी। जब बॉडी में फ्री घूमती रहेगी तो इसके साइड इफेक्ट्स, इसकी टॉक्सिसिटी का रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों ड्रग को एक साथ देने का कोई फायदा है नहीं, बल्कि साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यानी कि एक और चीज़ ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लिनाइट हल्के फुल्के आके लग भी गई सेटर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आके लग भी गई, तो क्या हो जाएगा, सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके एक पुश करेंगी और बहुत ही हाई अमाउंट में इंसुलिन निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, जो खून में बची कुछ ग्लूकोज उसको भी क्या करेंगी, बॉडी के सेल्स के अंदर धकेल देंगी, ठीक है। तो खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही नीचे आ जाएगा, यानी कि सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है दोनों ड्रग को साथ देने से, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, रिसेप्टर सेचुरेशन, यानी कि जो एक दवाई आ गई उसके बाद दूसरी दवाई के लिए रिसेप्टर के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसने सल्फोनाइल यूरियाज ने कवर कर लिया है। अब ग्लिनाइट आ रही है लेकिन सही चिपक नहीं पा रही, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, ठीक है। और हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, बस यही बात है, ठीक है। आगे लिखा है फार्माकोकाइनेटिक एंड फेट, यानी कि ये जो ग्लिनाइट ड्रग है बॉडी में गई, बॉडी के इसने क्या किस तरीके से बिहेव किया, बॉडी में किस तरीके से मेटाबोलाइज हुई, बॉडी में किस तरीके से एक्सक्रीशन होगी, ये सब कुछ इसका पड़ता है फार्माकोकाइनेटिक में। आगे लिखा है फेट, फेट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ड्रग बॉडी में गई, बॉडी में आखिरकार इसका क्या अंजाम हुआ, यानी कि कहाँ से निकलेगी, कहाँ से इसकी एक्सक्रीशन होगी, लीवर होगा या फिर हमारे पास किडनी होगा, क्या होगा। तो लिखा हुआ दीज ड्रग्स आर वेल एब्जॉर्ब ओरली आफ्टर बीइंग टेकन 1 to 30 minutes बिफोर मील्स। बोथ ग्लिनाइट आर मेटाबोलाइज्ड into an active product by cytochrome P453A4 in the liver and excreted through the bile। अब ये जो ग्लिनाइट ड्रग है, हमारे पास ग्लिनाइट जो होते हैं 98% से ज़्यादा, 98% ज़्यादा जो एल्बुमिन प्रोटीन है खून में, एल्बुमिन प्रोटीन उनसे चिपकते हैं, ठीक है।
तो इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी एल्बुमिन से ये डिसाइड नहीं होता कि हमारे पास ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेंगी, ठीक है। ये बाइंडिंग कैपेसिटी बेसिकली ये तो बाइंड हो रही है इस वजह से कि बॉडी में, यानी कि खून के जरिए, खून में प्रोटीन है ना, एल्बुमिन प्रोटीन, तो खून के जरिए क्या होंगी, पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इनका बाइंड होना, फॉर एग्जाम्पल ये बाइंड हो रही है, ठीक है। अब बाइंड हो रही है, इनके बाद जब लीवर के पास आ रही है, जब खून आखिरकार लीवर के पास आ रहा है, तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर के जो इंजाइम है, कौन सा इंजाइम, CYP3A4 इंजाइम, CYP3A4 इंजाइम, ये इंजाइम क्या करेगा, फ़ौरन से क्या कर लेगा, इसको तोड़ देगा, ठीक है। फ़ौरन से क्या कर लेगा, इसको अलग कर देगा और क्या कर देगा, बेसिकली मेटाबोलाइट यानी कि इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब बाकी जो हमारे पास खून में ड्रग होंगी, वो फ़ौरन से क्या कर देगी, वो जो हल्की सी उसने चिपकाई हुई थी बेसिकली ड्रग को साथ, उसमें से हल्का सा हिस्सा, बिल्कुल स्मॉल सा हिस्सा क्या कर देगी, फ्री कर देगी। फिर देन वो फ्री हिस्सा लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको भी तोड़ देगा, ठीक है। फिर दोबारा ये क्या करेगी, जो हल्का सा हिस्सा इसने चिपकाया हुआ था एक बेसिकली ग्रेनाइट का दवाई का, ठीक है, उसको क्या करेगी, हल्का सा फ्री कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री हिस्सा हर बार आता रहेगा लीवर के पास, लीवर क्या करता रहेगा, उसको खत्म करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब एक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ग्लिनाइड की जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से कि जो ये इंजाइम है, ये इंजाइम आराम से उस पर एक्ट कर लेते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है एक्सपोज स्ट्रक्चर, खुला खुला स्ट्रक्चर है, ठीक है, आराम से इनके रिसेप्टर पर जाएगा और काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू सल्फेनाइल यूरियास, वो भी लीवर से ही, लीवर के इंजाइम काम करते हैं उस पर, लीवर के इंजाइम हमारे पास होते हैं वो वाले CYP2C9, ये इंजाइम क्या करते हैं हमारे पास, ये इंजाइम CYP2 और C9 इंजाइम, ये इंजाइम बेसिकल सल्फेनाइल यूरियास को काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेकिन सल्फेनाइल यूरियास का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बल्कि, बहुत ही बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई ये जो इंजाइम है उनको उसके रिसेप्टर तक पहुंचने में टाइम लगता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और ये इंजाइम जो होते हैं लीवर में कम होते हैं और स्लो काम करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास सल्फेनाइल यूरियास जो होते हैं बॉडी से काफ़ी देर के लिए निकलते हैं, काफ़ी देर बाद निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंजाइम जो होते हैं फास्ट होते हैं और अबंडेंट, यानी कि ज़्यादा मिकदार में लीवर में होते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से काम करते हैं। तो अगर कोई ड्रग हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक ली, वो एंटीबायोटिक क्या करी, इस एंजाइम को ब्लॉक करिए, ठीक है, वो एंजाइम जो कि ग्लिनाइड को तोड़ रहा है, ठीक है। तो अब ग्लिनाइड क्या हो जाएगा, ग्लिनाइड बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, फिर साइड इफेक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली एक इंटरेक्शन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेकन बिफोर 1 to 30 मिनट्स बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से 1 मिनट या 30 मिनट पहले इसको लेते हैं, क्योंकि जब इंटेस्टाइन से खाना पहुँचेगा खून में तो ये ड्रग भी काम करना शुरू कर चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से खाने के बाद की जो फ़ौरन शुगर होती है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इन ग्लिनाइड जो ड्रग है, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आपने खाना स्किप किया है तो आप इस ड्रग को भी स्किप करेंगे, क्योंकि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपके खून में शुगर जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। और आप ऊपर से ग्लिनाइड ड्रग भी ले लेंगे तो वो लिमिटेड अमाउंट शुगर जो है वो भी कम हो जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल, इसका मतलब क्या हुआ, देखें, जब ये दवाई ग्लिनाइड हमारे पास हर बार लीवर के पास आ रही है खून के जरिए, ठीक है, तो लीवर का ये एंजाइम क्या कर रहा है, लीवर का ये जो एंजाइम है क्या कर रहा है, ये इसको फ़ौरन से पकड़ रहे हैं और क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, यानी कि इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट बना रहे हैं। अभी जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं इनका साइज़ क्या है, इनका साइज़ बड़ा है, ठीक है। ग्लिनाइड का तकरीबन साइज़ जो है 450 डेल्टॉन होता है, ठीक है। तो इन यानी कि एक उसूल है हमारे पास लीवर के सेल्स हेपेटोसाइट का, कि वो दवाइयाँ जो आएंगी इसके पास, अगर उनका साइज़ 300 से 400 डेल्टॉन से कम होगा तो वो चली जाएंगी दोबारा खून में और किडनी के जरिए निकल जाएंगी। लेकिन अगर 300 यानी कि 300 से ऊपर का साइज़ है, ठीक है, 300 400, तो बेसिकली वो दोबारा खून में नहीं भेज जाएगा, उनको क्या करेगा, उनको बाइल कैनिलिकुलाई के जरिए, यानी कि जो नाली है हमारे पास, उसके ज़रिए जेल ब्लैडर में क्या कर देंगे, भेज देगा, ठीक है। और गैल ब्लैडर क्या होगा, उसके बाद जब खाना आएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन बेसिकली एक सिग्नल देगा फिर, ठीक है। और फिर ये सारा गैल ब्लैडर जो है, इसमें जो बाइल वगैरह और दवाइयों का जो मेटाबोलाइट है जो कि ख़राब उसको बॉडी से निकालना है, उसको भी कहाँ कहाँ फेंक देगा, बाइल के साथ ही कहाँ फेंक देगा, इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर आखिर का इंटेस्टाइन से हमारे पास रेक्टम, और फिर रेक्टम से हम बेसिकली अपनी बॉडी से इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि बुरे असरात क्या क्या हो रहे हैं इस ड्रग के यूज़ करने से। ऑल दो दीज ड्रग्स कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, द इंसिडेंट ऑफ दीज एडवर्स इफेक्ट अपीयर्स टू बी लोअर दैन दैट विद द सल्फेनाइल यूरिया। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि सल्फेनाइल यूरियास जो होते हैं उनमें हाई रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, क्योंकि ये क्या करती हैं, बॉडी में ज़्यादा देर की रहती हैं, जबकि ग्लिनाइड जो होती हैं बॉडी में कम वक्त की रहती हैं, तो उनका जो रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत ही कम होता है। आगे लिखा हुआ है, नोट ड्रग दैट इनहिबिट CYP3A4 लाइक कीटोकेनाजोल, इट्राकेनाजोल, fluconazole, erythromycin, and clarithromycin may enhance the glucose lowering agent of the repaglinide, whereas drugs that increase levels of this enzyme, such as barbiturate, carbamazepine, and rifampin, may have the opposite effect.
अब ये वही बात लिखी हुई है कि वो एंजाइम है जो कि क्या करता है, ग्लिनाइड को बॉडी से निकालता है, ठीक है। तो अगर कोई दवाई क्या करी होगी, इसको ब्लॉक करी होगी, जब इसको ब्लॉक करी होगी तो ग्लिनाइड का असर क्या हो जाएगा, बॉडी में ज़्यादा देर रहेगा। तो वही बात कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होगा और जो ग्लिनाइड के साइड इफेक्ट्स वगैरह वो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई दवाई हमारे पास इस एंजाइम की बेसिकली इस एंजाइम को क्या करी होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना इस एंजाइम के लेवल को इंक्रीज करेगी, यानी कि इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, तो वही बात क्या होगा, हमारे पास जो ग्लिनाइड है बॉडी में जल्दी टूटेगा। ग्लिनाइड जो होगा बॉडी में कम देर के लिए रहेगा, बहुत ही कम देर के लिए रहेगा, क्योंकि ये दवाइयाँ क्या करी हैं, उसके इस एंजाइम के काम को क्या करिए, इंक्रीज करिए, ठीक है। तो ये बात ये लिखी हुई है। आगे चलते हुए, रिपाग्लिनाइड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कॉज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट्स हु आर ऑल्सो टेकिंग इन द लिपिड लोअरिंग ड्रग गैम्फीब्रोजिल एंड कंकरेंट यूज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यहाँ लिखा हुआ है रिपाग्लिनाइड। रिपाग्लिनाइड तो ड्रग हमारे पास ग्लिनाइड है, ठीक है, ये ग्लिनाइड के अंडर आ रही है। जबकि जैम्फीब्रोजिल, अब ये जो ड्रग हमारे पास है ये बेसिकली है लिपिड लोवरिंग ड्रग, यानी कि खून में जो फैट है, चर्बी है, उसको कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती है, यानी कि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करने के लिए होती है। ये तो बेसिकली लीवर के एक अलग रिसेप्टर पर जाकर PPAR रिसेप्टर पर काम करती है और लीवर के बेसिकली जीन्स को हुक्म मिलता है, सेल्स के जीन को, कि वो क्या करें, वो चर्बी जो फैट है इसको जलाना शुरू करें, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। इसका कोई काम नहीं है कि वो एंजाइम जो कि बेसिकली रिपाग्लिनाइड को लीवर के सेल्स में जो वो एंजाइम जो रिपाग्लिनाइड को तोड़ रहा है उस पर जाके उस रिसेप्टर पर जाके बैठ जाए, ठीक है। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं एक एक एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। ये फजूल काम है, इसका कोई लिंक नहीं है इसके अपने काम से, ठीक है। तो हम साइड इफेक्ट भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बॉडी में इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर आपने कोई ये दवाई नहीं ली हुई, ठीक है, सिर्फ सिंपल यही ली हुई है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बस रिसेप्टर पर लगी, जब बॉडी से निकलेगी दवाई तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस रिसेप्टर पर जाके लग जाती है, जो एंजाइम है उस पर जाके लग जाती है दवाई, ठीक है। तो इससे इसके साइड इफेक्ट भी नहीं बोल सकते और ना ये बोल सकते कि ये बेसिकली कोई काम करिए, काम भी नहीं, बस फजूल काम है, वहाँ पर जाके लग गई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो रिपाग्लिनाइड होता है ये बेसिकली लीवर का वो एंजाइम जो कि बात कीजिए CYP3A4 एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम के ज़रिए से तकरीबन निकलती है 40%, यानी कि 40% एंजाइम क्या करते हैं, इस ड्रग को तोड़ते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो एंजाइम हमारे पास है CYP2C8, अब ये जो एंजाइम है ये बेसिकली 60% हिस्से को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ड्रग है ये बेसिकली किस पे आके लगती है, 60% वाले हिस्से पे, यानी कि CYP2C8 वाले एंजाइम पे आके क्या करती है, उसकी उस जगह को ऑक्युपाई करती है कि जहाँ पर इस ड्रग ने आके लगना था, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगती तो भी इतना मसला नहीं था, क्योंकि 40% हिस्से को ये तोड़ रही होती है, जबकि ये 60% हिस्से को तोड़ रहा होता है, ठीक है। तो मसला क्रिएट होता है। इसलिए रेपाग्लिनाइड जो होती है उसको ये तोड़ तो रहा है, अभी भी टूट रही है, लेकिन उस रफ्तार से, उस बोल सकते हैं उस स्पीड से नहीं टूटी जिस स्पीड टूटनी चाहिए थी, ठीक है। तो बॉडी में क्या रहेगी, ज़्यादा देर के लिए रह जाएगी और हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंकरेंट यूज़ इज़ कंट्रा इंडिकेटेड। कंकरेंट यूज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि दो ड्रग को एक साथ ले लेना। अगर हमारे पास रिपाग्लिनाइड और गैम्फीब्रोजिल को साथ ले लिया गया तो मसला क्रिएट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया ऊपर। तो दोनों को साथ लेना क्या है, मना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब मना है। आगे लिखा है वेट गेन इज़ लेस ऑफ अ प्रॉब्लम विद द ग्लिनाइड दैन विद द सल्फोनाइलयूरियाज। दीज एजेंट मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद हेपाटिक इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर ये जो बात लिखी है कि वेट गेन वाली, देखिए हमारे पास साइड इफेक्ट है ना इसका, वेट गेन। सल्फोनाइलयूरियाज का भी साइड इफेक्ट था वेट गेन, और ग्लिनाइड का भी साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन। क्योंकि हमारे पास इंसुलिन क्या है, एक एनाबॉलिक, बेसिकली हमारे पास एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी उसको फैट सेल में जाके स्टोर करवा दिया जाएगा, ठीक है। जब ग्लिनाइड बॉडी में ज़्यादा देर के लिए रहती ही नहीं है तो इसका ये साइड इफेक्ट भी क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आगे लिखा है हमारे पास कि इसको क्या करना चाहिए, ग्लिनाइड ड्रग को एहतियात से यूज़ करना चाहिए, कॉशन। वो पेशेंट जिनको क्या है हेपेटिक इम्पेयरमेंट, यानी कि जिनका लीवर का मसला है, ठीक है। लीवर का मसला है, देखें हमारे पास कुछ ड्रग जो है हमने बात की से किडनी के जरिए से निकल रही है, लेकिन आखिरकार उनको पहले कौन प्रोसेस कर रहा है, उनको पहले लीवर प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। लीवर उनको इस काबिल बना रहा है कि वो क्या करें, दोबारा खून में जाए और हमारे पास किडनी के जरिए निकल सके। तो अगर किसी की लीवर वीक है तो उसमें एहतियात है, यानी कि उनमें या फिर डोज को बहुत लो करेंगे या फिर कोई और ड्रग अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे।